अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन। 18 सितंबर 2024 के इख्तिताम पे मेरे सामने बहुत से इश्यूज़ हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान की सियासत से भी है, जिनका ताल्लुक मशरिक़ वस्ता की खौफनाक और इंतहाई पेचीदा किस्म की सूरत हाल से भी है। उसमें अक़वाम मुत्तहिदा क्या रोल प्ले करने की कोशिश कर रही है और ख़ुद अमरीका के अंदर पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी, पाकिस्तान के जनरल साहिबान की जो नई स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव है, जहाँ वो एक अमरीका की कांग्रेस के अंदर एक पाकिस्तान कॉकस के ज़रिए अमरीका की कांग्रेस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। उस पे अमरीकन पाकिस्तानी कम्युनिटी में किस किस्म की बहस जो है वो छिड़ चुकी है। ये तमाम इश्यूज़ मेरे सामने हैं और ज़ाहिर है कि इनसे नथी और भी बहुत से इश्यूज़ मेरे सामने हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं इनकी इंडिविजुअल तफ़सीलात की तरफ चलूँ, मैं आपको याद करवाऊँगा, आपसे फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसे जॉइन करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको इसके नोटिफ़िकेशंस मिल सकें। इसकी वीडियोज़ को मुमकिन हो तो शेयर करें व्हाट्सएप के ऊपर, इसकी डिबेट में कमेंट्स के अंदर हिस्सा लें। ज़्यादा देर तक इस वीडियो को देखें, इसमें मदद मिलती है बिकॉज़ इसका रास्ता रोकने की चौधरी निज़ामुद्दीन की टीम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कोशिश करती हैं। अब चलते हैं एक-एक करके पाकिस्तान के इश्यूज़ की तरफ। सबसे पहले तो देखते हैं कि मौलाना फज़लुर रहमान ने शरीफ ज़रदारी रजीम को जो आज एक थप्पड़ मारा, जो एक झटका उन्होंने उनको दिया है कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज के हवाले से, ये कैसे हुआ? ये झटका मौलाना फज़लुर रहमान ने उस वक़्त दिया जब वो एक ज़ोहराने में पहुँचे। जनाब असद कैसर साहब ने, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लीडर, फॉर्मर स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली ने उनको अपनी रिहाइश पे एक ऐसे ज़ोहराने में बुलाया जहाँ पे फॉर्मर प्रेसिडेंट पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी भी थे। वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लीडरान उमर अयूब भी थे, शिबली फराज भी थे, वहाँ पर बैरिस्टर गौहर भी थे, वहाँ रऊफ़ हसन साहब भी थे और भी बहुत से लोग थे और मौलाना की टीम भी वहाँ पे थी। जब मौलाना वहाँ से निकल रहे थे तो दरवाजे के ऊपर अखबारी रिपोर्टर्स ने उनसे सवाल पूछने शुरू किए। पहले तो मौलाना ने सवाल का बड़ा एक डिप्लोमेटिक सा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि खाना खाने के लिए आए थे, खाना खा के हम जा रहे हैं। जब सवाल वालों ने इंसिस्ट किया तो पैकेज के हवाले से सवाल आया तो मौलाना ने कहा कि जहाँ तक इस कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज का ताल्लुक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज को हमने मुकम्मल तौर पे रद्द कर दिया है। वो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। उसकी टर्म्स एंड कंडीशन इस किस्म की थी कि अगर उसके ऊपर हम अप्रूवल देते, उसको लेकर आगे चलते तो ये पाकिस्तान के लोगों के मफाद यानी पब्लिक इंटरेस्ट के बिल्कुल ख़िलाफ़ और बिल्कुल मुनाफी होता। इस स्टेज के ऊपर मौलाना ने अपनी जो पॉलिटिकल स्किल है रिपोर्टर्स को हैंडल करने की, वो भी उनकी फुल डिस्प्ले के ऊपर थी, बहुत ही एक्सीलेंट तरीके से। जब एक रिपोर्टर्स ने उनसे पूछना शुरू किया कि आपका और इमरान खान के दरमियान का या आपके और तहरीक इंसाफ के दरमियान का ये इत्तेहाद कितनी देर चलेगा, आगे ही चहमगोइयाँ हो रही हैं कि शायद ये ज़्यादा देर ना चल सके। फिर किसी ने उसमें लुकमा दिया और इस पे मौलाना ने अपनी ट्रेडिशनल किस्म की जो स्माइल होते हैं ना वो दी उन्होंने। फिर उनसे किसी ने सवाल पूछा कि जनाब इमरान खान से अडयाला जेल में आपके बारे में पूछा गया तो इमरान खान ने उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं किया, आपके बारे में कुछ कहा नहीं उन्होंने। मौलाना ने फिर अपनी खूबसूरत सी स्माइल दी और मौलाना ने कहा कि मैं भी तो इमरान खान के बारे में कुछ नहीं कह रहा। इसके बाद मौलाना ने एक सीरियस फेस एक्सप्रेशन रखते हुए गाड़ी में बैठते हुए, अपनी एसयूवी के अंदर बैठते हुए उन्होंने कहा बस जो कुछ मैंने कहना था मैंने कह दिया है, इससे मजीद मुझे इस स्टेज के ऊपर कुछ नहीं कहना। जब मैं ये इंटरेक्शन देख रहा था, और आपको पता है कि मैं मौलाना का एक बहुत बड़ा नाक़िद हूँ, मैं समझता हूँ कि मौलाना एक बहुत ही क्लेवर मैकियावेलियन, बहुत ही जो है ना मुनाफिक किस्म के कैरेक्टर हैं। मैं बार बार कहता हूँ, ज़ाहिर है कि मुझसे तो कोई आप एक्सपेक्ट नहीं करते मौलाना के बारे में पॉजिटिव चीज़, लेकिन ये मानना पड़ता है कि मौलाना की जो पॉलिटिकल हैंडलिंग स्किल है, उनका जो माइंड है वो एक बड़े ही एस्ट्यूट, क्लेवर, ज़ीरिक पॉलिटिशियन के तौर पे काम करता है। उनको ये पता होता है कि मैंने रिपोर्टर्स के साथ कितनी बात करनी है, कितनी नहीं करनी है। कभी फालतू बात वो उस स्टेज के ऊपर नहीं करेंगे, कोई उनसे कोई बात निकलवा नहीं सकता। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि जब इमरान खान अब दोबारा जेल से निकलें तो उनके अंदर भी ये स्किल पैदा हुई हो, बिकॉज पूरे पौने 4 बरस उससे पहले की उनकी जितनी पॉलिटिक्स है, आई एम सॉरी टू से, उसके अंदर मीडिया से बात करने की इस किस्म की कोई स्किल नहीं पाई जाती थी। इमरान खान ने मीडिया को हमेशा एक प्रोफेसर के तौर पर लेक्चर दिया। मीडिया के लोगों ने इमरान खान को एक्सप्लॉइट किया, उनसे वो चीज़ें कहलवा दी जो इमरान खान शायद कहना भी नहीं चाहते थे, जिसके नतीजे में बाद में इमरान खान को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। आई एम श्योर कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो डाई हार्ड फॉलोअर्स हैं इमरान खान के, जब मेरी बात सुनते हैं तो उनका दिल चाहेगा कि पिस्टल निकाल के मुझे यूट्यूब के अंदर से ही शूट कर दें। लेकिन ये बात थोड़ी सी समझने वाली है, इसको समझना जो है वो ज़रूरी है। इससे पहले कि मैं चलूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन जो है वो इस पूरी सूरत हाल में ज़ाहिर है उनके लिए झटका तो है ये, लेकिन इस पर वो किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, मैं एक और छोटी सी इंटरेस्टिंग चीज़ आपके साथ शेयर करूँ। बिकॉज जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ कि जब एक बड़ी डेवलपमेंट होती है तो मज़ीद डिटेल्स उसके हवाले से आपके सामने आती हैं। मैंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्लिप देखा जिसमें पाकिस्तान के प्रोमिनेंट टेलीविजन एंकर पर्सन जनाब वसीम बादामी साहब इंटरव्यू कर रहे हैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का, जिनका ताल्लुक मौलाना की जमात JUIF से है। कामरान मुर्तज़ा साहब उस क्लिप में वसीम बादामी को बता रहे हैं और वसीम बादामी बहुत हैरत से आंखें फैला फैला के फेस एक्सप्रेशन बना के उसे वो सुन रहे हैं जब कामरान मुर्तज़ा साहब ये कहते हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का पैकेज था, ये हमसे संडे और मंडे की दरमियानी रात में
रात के 2 बजे हमसे शेयर किया गया। वसीम बदामी हैरानगी से पूछते हैं कि इस पे तो 11 बजे सुबह इसको प्रेज़ेंट करना था कैबिनेट में, तो क्या उसके आपको रात को 8-10 घंटे पहले आपसे शेयर किया गया? वो कहते हैं ना सिर्फ ये कि हमें 2 बजे ये दिया गया 24 पेज का जो पैकेज है, और जब हमने इसको पढ़ना शुरू किया तो 1 घंटे के बाद यानी सुबह के 3 बजे संडे और मंडे की दरमियानी रात में बिलावल जरदारी भुट्टो हमारे पास आ गए और उन्होंने हमें परसुएड करने की कोशिश की कि इस पैकेज पे हमें आपकी मदद, आपका अप्रूवल जो है वो चाहिए। उन्होंने कहा कि उस वक्त तक हम जितना पढ़ चुके थे, हमने इसका जो आर्टिकल 8 था, आर्टिकल 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और जो भी मतलब वहाँ था उसकी तरफ हमने उनकी निशानदेही की, जिसका ताल्लुक मेरा ख्याल है इफ आई एम नॉट रॉन्ग उसका ताल्लुक सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल्स के हवाले से था। तो बिलावल जरदारी भुट्टो बड़े अपोलोजेटिक होकर बुरी शक्ल बना के उन्होंने कहा कि मजबूरी है, इसे अप्रूव करना ही होगा। तब हमने उनको बताया कि हमारे लिए इस पे इस स्टेज के ऊपर इसका कोई फैसला करना है जो मुमकिन नहीं है। ये डिस्कशन जो है इससे आपको खासी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो हैं वो पता चलती हैं, और चीज़ें इसके हवाले से निकल के सामने आ रही हैं। अब इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है जिसका अभी तक कोई जवाब नहीं है कि बात हो रही है संडे और मंडे की दरमियानी रात की, और मंडे को इसे दोबारा टेबल करना था। लेकिन जहन में ये लाइए कि हमें तो खबर यह है कि नवाज शरीफ साहब संडे की रात को ही फ्लाइट लेके वापस लाहौर चले गए थे, और वो 10 बजे पार्लियामेंट में जो इजलास हुआ था संडे की रात को उसमें वो तशरीफ ही नहीं लाए। इसका क्या मतलब है? क्या नवाज शरीफ साहब माइंड बना चुके थे? क्या उनको बता दिया गया था कि ये वोट नहीं हो सकेगा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स नहीं हो सकेंगी? अभी तक इसका कोई जवाब मैंने नहीं देखा। आप में से कोई मदद कर दे। मैंने ट्विटर पे नहीं देखा, मैंने कहीं और नहीं देखा, किसी वीलॉग्स में सबके सुनता हूँ, वहाँ मैंने ये जवाब नहीं देखा कि नवाज शरीफ साहब की जो सडन डिसअपीयरेंस थी इस पूरे सीन से, उसकी क्या अहमियत है, उन्होंने मौलाना फजल रहमान से आकर मुलाकात जो है वो क्यों नहीं की। इससे पहले कि मैं चलूं कि अब तक पीएमएलएन का इसके ऊपर क्या रिएक्शन रद्द अमल है कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज के हवाले से, एक जुमला मैं ऐड कर दूं जो रह जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मौलाना ने कहा अखबारी रिपोर्टर्स के साथ बात करते हुए। मौलाना ने इन टिपिकल मौलाना क्लेवरनेस, मौलाना ने कहा कि इन्होंने तो खुद ही उसे रद्द कर दिया है, जबकि कहते हैं कि और मसवदे भी हैं, वो मसवदे और भी हैं, हमारा मसवदा और है, ये मसवदा और है, तो ये तो खुद दर हकीकत उस पैकेज को रद्द कर चुके हैं जो हमें दिखाया गया था। अब आए इस चीज़ के ऊपर कि अब तक पीएमएलएन का क्या रिएक्शन और रद्द-ए-अमल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंटेलेक्चुअल, सॉरी गलत कह दिया, आई एम सो सॉरी, पीएमएलएन के जो इंटेलेक्चुअल गुरु हैं जनाब सेनेटर इरफान सदीकी साहब, वो जब अपने फेवरेट प्रोग्राम में जियो न्यूज़ में पहुंचे तो उन्होंने कहा कि मौलाना के साथ हमारे कोई डिफरेंसेस नहीं है, छोटे मोटे इशूज़ हैं, और बहुत जल्दी इस कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज के ऊपर एक कंसेंसस हो जाएगा। और उन्होंने ये शुनीद भी दी, उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि जो फाइनल अमेंडेड पैकेज होगा जो दोबारा आएगा यानी पार्लियामेंट के सामने, वो इस मौजूदा पैकेज से जिसका ड्राफ्ट देखा गया है उससे कोई बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं होगा। अब इसी से मिलती जुलती बातें पाकिस्तान के लॉ मिनिस्टर जनाब आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने भी की, जब वो वकला के एक कन्वेंशन में थे जहाँ पर बुनियादी तौर पर लीड कर रही थी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार काउंसिल। मैं इसकी मज़ीद तफसीलात आपसे शेयर करता हूँ। वहाँ पर आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने ये भी कहा कि उनकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो फाइनल ड्राफ्ट आएगा वो पिछले जो ड्राफ्ट देखा गया है उससे कोई बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं होगा और हो भी नहीं सकता। उनका कहना था कि हो भी नहीं सकता। अब ये आज़म नज़ीर तारड़ साहब थे कहाँ पे? आज़म नज़ीर तारड़ साहब एक ऑल पाकिस्तान लॉयर्स के एक ऐसे कन्वेंशन के अंदर मौजूद थे जहाँ मेन जो बॉडीज़ थी वो थी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, शहजाद शौकत साहब उनके इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं, और दूसरे पाकिस्तान बार काउंसिल। वहाँ पे शहजाद शौकत साहब जो हैं उन्होंने मतलब ये कहा कि कोई भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज है उसका ड्राफ्ट है वो वकला की बार एसोसिएशंस को, ये वकला को दिखाए बगैर, उनसे डिस्कशन के बगैर जो है वो अप्रूव नहीं हो सकता। देखने में बड़ा अच्छा लगता है, कानों को बड़ा भला लगता है। इसमें ऐसा लगता है कि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल जो है उन्होंने अब इस आइनी तरमीम के पैकेज के हवाले से एक असूली सख्त किस्म का मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया। आपको याद होगा कि मैंने अपने पिछले 2 व्लॉग्स में कहा था कि मैं सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की पोजीशन देख रहा हूँ, बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की पोजीशन देख रहा हूँ, लेकिन अभी तक मेरे सामने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल की पोजीशन नहीं आई है। और मुझे बड़ा इंतज़ार था कि मैं देखूँ, क्योंकि दोनों बॉडीज़ जो हैं ये हेविली इन्वेस्टेड एंड पेनिट्रेटेड है बाय पीएमएलएन, बाय नवाज शरीफ साहब की पार्टी के, और जितनी मायूसकुन इनकी हो सकती थी सूरत हाल, इन्होंने इस दफ़ा हमें बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं किया। उतनी ही मायूसकुन इनकी सूरत हाल है। ये बुनियादी तौर पर ये पूरा का पूरा कन्वेंशन जो है वो लॉ मिनिस्टर और हुकूमत के बिहेस्ट के ऊपर बुलाया गया था, यही मेरा एनालिसिस है, यही लगता है। और इसमें हुकूमत के इस कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज को सपोर्ट करने की कोशिश की गई है, उसको फैसिलिटेट करने के लिए, उसको पास करवाने के लिए मुख्तलिफ किस्म की एक बहाना, एक एटमॉस्फेयर या ऑप्टिक्स बनाने की कोशिश की गई है, जहाँ ये कहा जा रहा है कि वकला को दिखाना जो है बहुत ज़रूरी है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हवाले से जब वहाँ पर सवाल पूछा गया तो शहजाद शौकत साहब जो है उनका कहना यह था कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट
भी वकला से सलाह मशवरे के बाद ही इसका कोई फैसला हो सकता है। दोनों इंतहाई बोगस पोजीशंस हैं। इसके मुकाबले में हामिद खान जो इनके राइवल हैं, हाँ, वो आए भी नहीं वहाँ पे। इनके जितने भी डिसेंटिंग वकला थे वो वहाँ पे नहीं आए हुए थे। और एक स्टेज के ऊपर जनाब शहजाद शौकत साहब ने ये भी कहा कि अच्छा होता कि जो डिसेंटिंग अपोजिट हमारे लॉयर्स हैं वो भी इस कन्वेंशन में शिरकत करते और लॉ मिनिस्टर से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते। लेकिन मैं समझता हूँ कि आपकी पोजीशंस इतनी बोगस हैं और इतनी कॉम्प्रोमाइज़ हैं कि जो दूसरे वकला थे उन्होंने ना आके बहुत अच्छा किया। वैसे भी मेरा समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट बार जो एसोसिएशन है उसके इलेक्शन होने वाले हैं। और ये जो पिछला इलेक्शन हुआ था जिसमें शहजाद शौकत साहब प्रेसिडेंट बने थे, इसके बारे में एक आम तासुर है कि वहाँ बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस पेडलिंग की गई थी, बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो चला था। अच्छा, अब हम आए कि जो एग्जैक्ट पोजीशन है वो है हामिद खान ग्रुप की। बैरिस्टर हामिद खान की पोजीशन बिल्कुल क्लियर है 2 पॉइंट्स पे। एक ये कि हमारे चीफ जस्टिस जो हैं वो 25 तारीख के बाद होंगे जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब। दूसरा है कि हम सिर्फ एक सुप्रीम कोर्ट मानते हैं, हम किसी और सुप्रीम कोर्ट में बिलीव नहीं करते। पाकिस्तान में सिर्फ एक सुप्रीम कोर्ट होगी। ये पोजीशन है हामिद खान ग्रुप की। अब एक क्वेश्चन है मेरे जहन में जिसका मैं आप लोगों के ऊपर थ्रो करना चाहता हूँ, बड़ा इंट्रीगिंग क्वेश्चन है। ये शहजाद शौकत साहब जिस ग्रुप को बिलोंग करते हैं इसे उर्फ आम में अस्मा जहांगीर ग्रुप कहा जाता है। हामिद खान साहब का ग्रुप है उसको प्रोफेशनल ग्रुप कहा जाता है। अस्मा जहांगीर साहबा की एक बड़ी एलिवेटेड किस्म की पोजीशन थी, जैसे हम हर वक्त दोहराते रहते हैं कि ये डफर हैं डफर हैं डफर हैं, कि वो समझती थी कि इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिटिक्स में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। लेकिन उनके जितने भी फॉलोअर्स और डिसेंडेंट्स हैं, उनकी अपनी साहिबजादी जो टीवी प्रोग्राम करती हैं, ये जो उनका ग्रुप है, ये सब इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े हैं। तो जहन में सवाल ये पैदा होता है कि अस्मा जहांगीर साहबा की इंटेलेक्चुअल पोजीशन इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिटिकल इंग्रेस के खिलाफ थी या वो सिर्फ नवाज शरीफ की हिमायती थी? बिकॉज उनके जितने भी फॉलोअर्स और डिसेंडेंट्स हैं वो तो ब्लाइंडली नवाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े हैं। ये सवाल मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ, आपके कमेंट्स में पढ़ना चाहूँगा। मशरक़ वस्ता की सूरत हाल की तरफ चलने से पहले मैं क्विक कमेंट कर दूं कि अली मोहम्मद खान साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े प्रोमिनेंट लीडर हैं, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए इस्लामाबाद में 2 बड़ी चुभती हुई बातें की। एक, उन्होंने ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज पे तो सब बात होगी कि पहले हमारी कंडीशन ये है कि इमरान खान की रिहाई होनी चाहिए, इमरान खान बाहर निकलें, एक पॉलिटिकल प्रोसेस चले, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज को भी हम देख लेंगे। ये थोड़ी सी मुख्तलिफ पोजीशन है। बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो टॉप लीडरशिप इस वक्त है डिसीजन मेकिंग क्रेडल्स के अंदर या पैडल में, उन्होंने ऐसी पोजीशन अभी तक ली नहीं है। दूसरी उन्होंने बात की कि उन्होंने कहा कि इस पार्लियामेंट से, जो पार्लियामेंट ही नामुकम्मल है, इससे भला एक कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज को आप कैसे पास करा सकते हैं। ये वही पोजीशन है जो मैं भी अपने पिछले व्लॉग्स में लेता रहा हूं, चूंकि उन्होंने भी वही पोजीशन ली है, इसलिए मैंने कहा मैं थोड़ा सा इसका जिक्र जो है यहाँ पे कर दूं। मशरक़ वस्ता के हवाले से 2 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हैं। पहले तो यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली, यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली ने एक करारदाद पास की है जिसमें इसराइल को ये हुक्म दिया गया है कि 12 महीने के अंदर अंदर जो पैलेस्टीनियन ऑक्यूपाइड पैलेस्टीनियन लैंड्स हैं उन्हें इसराइल खाली कर दे। इस करारदाद के फेवर में 127 वोट पड़े हैं। 43 कंट्रीज़, 43 कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने एब्सटेन किया है और 12 ममालिक अमेरिका और इसराइल समेत ने इसकी मुखालफत की है। ज़हन में याद रखिए कि यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली की जो करारदाद होती हैं, जो रेजोल्यूशंस होती हैं, ये बाइंडिंग नहीं होती हैं। उसकी वजह यह है कि UNGA के पास कोई पावर नहीं है उन्हें इंप्लीमेंट करने के लिए। जो बाइंडिंग रेजोल्यूशंस होती हैं वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की होती हैं, लेकिन वहाँ 5 मेंबरान को अमेरिका, रूस, चीन, बरतानिया और फ्रांस के पास वीटो का यानी हक़ इस्तराद वहाँ पर एग्जिस्ट करता है और वहाँ पर रेजोल्यूशन आती हैं और वहाँ पर वो वीटो हो जाती हैं। लेकिन ज़्यादा सिग्निफिकेंट जो यहाँ पे डेवलपमेंट है, और ये भी मैं आपको बता दूं कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली जिसमें पूरी दुनिया के ममालिक होते हैं, वहाँ कई दफ़ा इसराइल के ख़िलाफ़ बहुत ही सख्त और बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की रेजोल्यूशन जो आई हैं, लेकिन उनको कभी तस्लीम जो है वो नहीं किया गया। मॉरल इफेक्ट उनका ज़रूर है। लेकिन जो दूसरी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है कि अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास तलब कर लिया गया है फ्राइडे के दिन पेजर्स के धमाके के हवाले से। मैंने अपने पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था, आप ये तफसीलात सुन चुके होंगे कि किस तरह ट्यूसडे मंगल के दिन के 3:30 बजे 3000 से ज़्यादा, यूँ तो हज़ारों पेजर फटे सदर्न लेबनान के अंदर, बैरूत के इलाके के अंदर, लेकिन 3000 के करीब लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए, जिसमें 200 से ज़्यादा शदीद क्रिटिकली इंजर्ड हैं और अब तक कहा जा रहा है कि डेथ्स जो हैं वो 12 हो चुकी हैं, जिसमें बच्चे भी हैं। ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसपे अरब ममालिक ने अल्जीरिया के ज़रिए UN सिक्योरिटी काउंसिल का दरवाज़ा खटखटाया है। वहाँ इस वक्त प्रेसिडेंसी स्लोवेनिया की है, इसे अप्रूव कर लिया गया है। फ्राइडे के दिन UN सिक्योरिटी काउंसिल इस इशू को डिबेट करेगी। लेकिन एक कमेंट मैं आपको इसमें और ऐड कर दूं जिससे सिचुएशन की ग्रेविटी का अंदाज़ा होता है। यूनाइटेड नेशन के जनरल असम्बली की जो सेक्रेटरी जनरल हैं जनाब एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने कहा है कि ये इसराइल का जो पेजर्स वाला जो धमाके हैं, ये क्लियरली एक प्री एम्प्टिव स्ट्राइक है, जिसका मतलब है कि एक जंग की तैयारी हो रही है। ये
एक जंग का अल्टीमेट है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि गुज़िश्ता 4-5 दिन से इसराइल मसलसल ये कह रहा है, अमेरिका को भी बता रहा है कि हमें हिज़्बुल्लाह के साथ जंग करनी पड़ेगी अपने बॉर्डर एरियाज़ को क्लियर करने के लिए जहाँ पे हिज़्बुल्लाह बॉम्बिंग करता है। तो ख़ासा ख़तरा इसका है। और ये जो फ्राइडे का जो सेशन है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, ये एक तरह की यूएन की एफर्ट है ताकि लेबनान और इज़राइल के दरमियान में होने वाली जंग जो है लेबनान और इसराइल में, उसका रास्ता जो है वो रोका जा सके। चलते हैं उस डेवलपमेंट की तरफ जिसके हवाले से पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी को बड़ी तशवीश है। ये डेवलपमेंट है क्या? ये डेवलपमेंट यह है कि 2 हफ्ते पहले से ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की जो जनरल साहिबान हैं वो अमेरिकन कांग्रेस में पाकिस्तान कॉकस को, जो मरा पड़ा हुआ था, डॉर्मेंट था, जिसका कोई रोल नहीं था, उसे नए सिरे से रीएक्टिवेट करना चाह रहे हैं, उसकी तश्कील नौ करना चाह रहे हैं। और उसमें न्यूयॉर्क के एक डेमोक्रेटिक कांग्रेसमैन जनाब टॉम स्वेजी जो हैं, उनको उसका चेयरमैन बनाया गया। अभी 2 दिन पहले उसके एक को चेयर जो हैं जनाब जनरल जैक बर्गमन, जो अमेरिकन जो मरीन कोर है उससे रिटायर हुए थे चंद बरस पहले, बहुत साल पहले, एज ए लेफ्टिनेंट जनरल, और वो अभी कांग्रेसमैन है, तो वो इसके को चेयर हैं। और यहाँ जो मकसद समझ आ रहा है वो ये है कि इस कॉकस को रीएक्टिवेट करके डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट और पाकिस्तान के फौजी जर्नल जो हैं वो कांग्रेस के डायनामिक्स को पाकिस्तान की हद तक इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हैं। जहाँ उन्हें बहुत धचका लगा जब अब से चंद महीने पहले हाउस रेजोल्यूशन 901 पास हुई 368 वर्सेस 7, जिसमें पाकिस्तान से ये कहा गया कि अमेरिकी हुकूमत से ये कहा गया, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से, कि आप पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुए हैं उसकी अकाउंटेबिलिटी करें, उसकी शफाफियत जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, ह्यूमन राइट की जो खिलाफवर्जी हो रही है उसको रोके, ये सब कुछ कहा गया। तो उसके बाद जाहिर है कि GHQ को बड़ा झटका लगा। आपको याद होगा कि उस वक्त जो पाकिस्तान के एम्बेसडर थे जनाब सरदार मसूद खान, जैसे ही HR 901 सामने आई, इतना बड़ा पिंडी में झटका लगा, इतना बड़ा जल्जला आया कि सरदार मसूद खान को फौरी तौर पर सैक कर दिया गया और उनको कहा कि वापस आएँ। फिर बाद में बड़े तरले मिनते करके उनको मजीद 1 महीना सवा महीना दिया गया। अब नए एम्बेसडर जो आए हैं वो इस हवाले से बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। यहाँ पे ये भी कहना बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो ज़माना बचपन का था, यानी ज़माना मासूमियत या एज ऑफ इनोसेंस थी, उसमें हम ये समझा करते थे, वाकई हम ये समझते थे, आई एम श्योर आप में से बहुत से लोगों का ये ख्याल रहा होगा कि पाकिस्तान के जो एम्बेसडर्स, काउंसिल जनरल हैं, ये पाकिस्तान के लिए काम करते हैं, ये पाकिस्तान की रियासत के वफादार होते हैं। लेकिन अब जो कि हम थोड़े से मैच्योर हो गए हैं, कुछ हमारी आँखें खुल गई हैं, तो हमें पता चला कि पाकिस्तान के एम्बेसडर जितने भी हैं ये उसी तरह से सरकारी मुलाजिम हैं जिस तरह से डिप्टी कमिश्नर होते हैं, जिस तरह से पुलिस वाले हैं जो दरवाजे तोड़ते हैं लोगों के रात के घरों में। और पाकिस्तान के एम्बेसडर जो मेरा ख्याल है शेख साहब या रिजवान शेख उनका नाम है, आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि आज पाकिस्तान के एम्बेसडर की मेरे नज़दीक कितनी अहमियत कम हो चुकी है कि मुझे नाम भी उनका ठीक तरह से नहीं पता। बहरहाल अच्छे होंगे शेख साहब, बड़े अच्छे बाप होंगे, बड़े अच्छे शौहर होंगे, बड़े अच्छे कुलीग होंगे, हो सकता है जो दफ्तर में उनके साथ लोग काम करते हैं उनके साथ बड़े काइंड हार्टेड हो सकता है अंग्रेज़ी बड़ी अच्छी बोलते हो सकता है अंग्रेज़ी बड़ी अच्छी लिखते हो। लेकिन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस जब आप उनके एम्बेसडोरियल या पॉलिटिकल रोल को देखते हैं तो पाकिस्तान के साथ उनका कोई लेना देना नहीं है। वो शरीफ जरदारी आसिम रजीम जो है उसके मुलाजिम हैं और उन्हीं के इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं। सुबह उठते हुए सोते हुए, जब सुबह उठते होंगे ब्रेकफास्ट के टेबल में भी तो यही उनकी परेशानी होती होगी, रात को सोते हुए भी उनकी यही परेशानी होती होगी, ख्वाब भी उनको इसी हवाले से आते होंगे। तो एक तरफ एम्बेसडर साहब और दूसरी तरफ पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी के चंद ऐसे अशखास जिनके बारे में ये शक है कि उनका पाकिस्तान के GHQ के साथ और PMLN के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है, वो मिलकर इस कॉकस को सपोर्ट कर रहे हैं। तो पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी को बड़ी तशवीश है कि ये इसको किस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं और ये इसके बारे में क्या करना चाहिए। इसमें मैं एक दो ऐसे बात कहूँगा कि पाकिस्तान में चूँकि इसमें थिंकिंग बड़ी एक सिपाहियाना और सोल्जर थिंकिंग है, तो पाकिस्तान के अंदर से पाकिस्तान कॉकस को GHQ के पॉइंट ऑफ व्यू से लेंस से ऐसे देखा गया जैसे ये कोई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, ये कोई ऐसा ओहदा है जिसकी कोई रेप्लिकेशन जो है वो नहीं हो सकती और एक पाकिस्तान कॉकस को गालिबन अमेरिकन हुकूमत ने कोई एक पोजीशन के टाइटल क्रिएट किया हुआ है। भाई ये तो एक फ्रीली डेमोक्रेटिक कंट्री है, कांग्रेस में कोई भी कॉकस जो है वो खड़ा हो सकता है, कोई भी अगर इनिशिएटिव लेगा तो यहाँ पर इस कॉकस के अंदर टोटल पता नहीं 9-11 इसमें टोटल लोग हैं जिन्होंने पिछले 11 साल में कोई काम किया ही नहीं, उनको कोई अमेरिका में जानता ही नहीं, वो डिफरेंट कॉकसेस के भी मेंबर है। इसकी कोई हैसियत नहीं है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। अगर ये इसको पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहेंगे तो पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी जो है वो इकट्ठी हो जाएगी। यहाँ पर अब कोई सिर्फ ठीक है सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप जो है पाक पैक है। इस वक्त लोगों को थोड़ी सी तशवीश ये भी है कि पाक पैक की लीडरशिप ने इस कॉकस के साथ जाके मुलाकात भी की है और उन्होंने शायद एम्बेसडर साहब के साथ भी मुलाकात की है। वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो एक्सप्लेन करेंगे कि उनके अगराज़ व मकासद क्या है, वो क्या करना चाहते हैं, वो एक्सप्लेनेशन अभी हमारे सामने आनी है। लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ पाक पैक ही नहीं है। जो HR 901 हुआ उसमें बहुत से जो ग्रुप्स थे अमेरिका में पाकिस्तानी अमेरिकन के, जो ईस्ट कोस्ट पे भी है, वेस्ट कोस्ट पे भी है, सदर्न यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर भी हैं, सेंट्रल यूनाइटेड स्टेट्स में भी हैं, डिफरेंट जगहों में है, कोई छोटा है कोई बड़ा ग्रुप है, उन सब ने उसमें रोल प्ले किया, फंड रेजिंग की, अपने अपने
कांग्रेसमैन सेनेटर को उन्होंने अप्रोच किया। तो यहाँ पर ये कोई टाइटल या ओहदा मैटर नहीं करता कि पाक पैक का कोई एक हेड या उसका कोई डेप्यूटी हेड जो है वो क्या रोल प्ले करेगा। यहाँ एक पूरी कम्युनिटी एफर्ट है। तो वो कम्युनिटी अगर एक कॉकस को सपोर्ट करेगी तो वो कॉकस इफेक्टिव होगा। अगर ये कम्युनिटी इस कॉकस को पाकिस्तानी जर्नलों का कॉकस कहना शुरू कर देगी और एक नया कॉकस खड़ा कर देगी, अ कॉकस फॉर डेमोक्रेटिक पाकिस्तान, तो बहुत जल्दी वही कॉकस मैटर करेगा। ये कॉकस जो है ये अपनी मौत खुद मर जाएगा। इस पर डिबेट होती रहेगी, मजीद इसकी तफसीलात आपके सामने लेके आऊँगा। अभी इतना ही।